नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी एक वीडियो वायरल हुआ है और इस वीडियो में एक लड़की एक कैब ड्राइवर को तमाचे पे तमाचे खींचते चली जा रही है। आज हम इसी वीडियो के परिप्रेक्ष्य में कुछ लीगल बातों का जिक्र करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस सिचुएशन में किस तरीके से डील करना चाहिए। मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि किसकी गलती थी किसकी नहीं थी। फुटेज सामने आ गया है और उसमें साफ साफ दिख रहा है कि लड़की गलत थी। जब ग्रीन लाइट सिग्नल था तब ये क्रॉस कर रही थी। जाहिर सी बात है, जब आप ग्रीन लाइट में क्रॉस करेंगे तो आपके लिए कोई कैब रोकेगा नहीं, कोई भी गाड़ी रोकेगा नहीं। तो उसको छोड़िए, हम बात करते हैं कि इस सिचुएशन में जब ये लड़की लगातार थप्पड़ मार रही है, ऐसा रिपोर्ट में आया है कि 22 से 25 थप्पड़ ये खींच दी। और थप्पड़ भी कैसे मारा, ऐसा लग रहा था कि कोई स्मैश मार रहा है। कोई वॉलीबॉल जब खेलते थे हम लोग, उस समय स्मैश जैसे मारते, उछल उछल के मार रही है। हम इस पर आज बात करेंगे। बेसिकली हम 3-4 प्रश्न का यहाँ पे जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। पहला तो ये कि यदि वो व्यक्ति पलट करके उसको भी मार देता थप्पड़, तब क्या होता। दूसरी बात ये कि यदि वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती तब क्या होता। तीसरा ये कि क्या जो हमारा लॉ है वो लड़कियों के फेवर में, महिलाओं के फेवर में इंक्लाइंड है क्या, इस पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद कुछ टेक्निकल पॉइंट्स जो लॉ से रिलेटेड है, बर्डन ऑफ प्रूफ का, कि किसे प्रूफ करना होता है कि गलती कौन किया है, किस तरीके से कोर्ट में काम होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर अगली बात करेंगे कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जहां पे ये लॉज महिलाओं के द्वारा मिसयूज किए जाते हैं, उसका एग्जाम्पल देंगे। और एक और प्रश्न आया है कि इस सिचुएशन में क्या हम राइट टू सेल्फ डिफेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको इस बात से भी अवगत कराना चाहता हूं कि इस कैब ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया था। 24 घंटे तक इसे थाना का जो लॉकअप होता है उसमें बंद करके रखा गया। कई सारे नोटिस इशू कर दिए गए और जनता, पुलिस ये प्रिज्यूम कर दी कि इसी की गलती है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? जाहिर सी बात है, क्योंकि सामने जो अटैकर्स थे वो लड़की थी। हमारा परसेप्शन लड़कियों के लिए अलग होता है। लॉ का क्या परसेप्शन है, हम उस पर भी बात करेंगे। और उसके बाद जब तक कि उस ड्राइवर का वकील नहीं आया तब तक उसे नहीं छोड़ा गया। जब उसके वकील साहब ने आकर के कैब ड्राइवर की वकालत की और पुलिस को समझाया कि यहाँ पे कोई ऑफेंस नहीं बन रहा है और सारे फुटेज वहां पे जब दिए, तब जाकर के पुलिस को अक्ल आई और उसके बाद उसे रिलीज कर दिया गया और लॉ के डिफरेंट प्रोविजंस में उस लड़की को बुक किया गया। तो ये बात तो छोड़ दीजिए, पब्लिक परसेप्शन हमने देख लिया कि किस तरीके से काम करता है। पहला क्वेश्चन यह है कि यदि ये वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होता तब क्या होता। यदि वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होता तो 99% जो हम में से लोग हैं वो यही मानते कि इस लड़के का गलती है। क्यों? क्योंकि सामने वाला जो है, मारने वाला, वो लड़की है। तो हमारा जो परसेप्शन है, पब्लिक परसेप्शन, कि जरूर कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा। और क्लास डिफरेंस की बात भी यहां पे आएगी। सामने वाला कैब ड्राइवर है। आप कल्पना कीजिए कि वहां पे कोई मिनिस्टर होता, किसी मिनिस्टर की गाड़ी होती, किसी बड़े ऑफिसर की गाड़ी होती, तो क्या ये लड़की उन्हें छू भी सकती थी? शायद नहीं। ये सोशियोलॉजी का विषय है। सोशियोलॉजिस्ट इस पे ज़्यादा अच्छे तरीके से रिसर्च कर सकते हैं कि क्या क्लास डिफरेंस से फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। मुझे लगता है ज़रूर पड़ता है। हम बात करेंगे कि क्या जो हमारा लॉ है वो लड़कियों के फेवर में इंक्लाइंड है क्या, इस पे बात करेंगे। एक शब्द में यदि मैं बात करूं कि क्या हमारा लॉ लड़कियों के फेवर में इंक्लाइंड है, तो मैं कहूंगा हाँ जी है। इसमें थोड़ी भी शक की गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल है। और कुछ एग्जाम्पल्स भी हम यहाँ पे देने का प्रयास करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स हैं आईपीसी के जितने भी प्रोविजंस हैं जो अगेंस्ट द वुमेन की बात करता है। 354 A B C D से लेकर के 375, 376, 376 A B C D, ये सब जितने भी चीज़ें हैं, ये सारे के सारे जो प्रोविजंस हैं वो फीमेल को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। यहाँ पे इक्वालिटी वाला चीज़ उस तरीके से नहीं लगता कि भाई लड़कियों के लिए जब है तो लड़कों के लिए भी होना चाहिए, ये चीज़ नहीं लगता। इसके पीछे अलग रीजन है, मैं बाद में इसे भी टच करूंगा। अब जो इस बात में टेक्निकल चीज़ है वो है बर्डन ऑफ प्रूफ का शिफ्ट होना। जब भी हम कोई ऐसा क्राइम जो अगेंस्ट द वुमेन हो, उसमें क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ। मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। नॉर्मली यदि कोई व्यक्ति मुझे मारता है तो मैं क्या करूंगा, कंप्लेन करूंगा, मैं कोर्ट जाऊंगा। अब कोर्ट यदि मैं गया तो मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि उस व्यक्ति ने मुझे इतने समय में इस मैग्नीट्यूड से मारा है। मतलब जो प्रूफ का बर्डन है, जिम्मेदारी है, वो मेरी होगी, क्योंकि मैं कंप्लेन किया हूं, मैं कोर्ट के दरवाजे को खटखटाया हूं। तो कोर्ट कहता है कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस बात को प्रूफ करो कि आपके साथ ऐसा हुआ है। दैट्स ऑल। ये नॉर्मल सिचुएशन में होता है। लेकिन ज्यादातर जो क्राइम अगेंस्ट द विमेन है उसमें शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ हो जाता है। मतलब ये हुआ कि यदि कोई महिला आप पे एलिगेशन लगाती है कि इस व्यक्ति ने ऐसा किया है, बस उनका काम खत्म हो गया, उन्हें कुछ प्रूफ करने की जरूरत अब नहीं है। अब लॉ कहता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो शिफ्ट होकर के दूसरे पार्टी पे चला गया। मतलब अब दूसरा पार्टी ये प्रूफ करे कि हाँ जी मैंने ऐसा नहीं किया है,
जाहिर सी बात है किसी चीज को प्रूफ करने में एफर्ट लगता है, उसमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, लीगल काम करना होता है, बहुत सारे आपको एग्जांपल्स देने पड़ेंगे, एविडेंसेस देने पड़ेंगे। तो ऐसे केसेस जो अगेंस्ट द वीमेन है उसमें शिफ्टिंग ऑफ बर्डन प्रूफ का देखा गया और यही सबसे बड़ा टेक्निकल चीज है और इसी का जबरदस्त मिसयूज आज के डेट में मैं देख रहा हूं, प्रैक्टिकली देख रहा हूं। आपके लिए पहला मौका है, हमारे लिए हर दिन की बात है, हर दिन मैं देखता हूं किस तरीके से लॉज को मिसयूज किया जाता है। कुछ एग्जांपल्स की हम बात कर लें कैसे लॉ मिसयूज होता है, अदरवाइज आप कहोगे कि सर आपके बोलने से थोड़ी ना मान लेंगे। मैं आपको बताता हूं कुछ एग्जांपल्स देकर के। अभी कुछ दिन पहले की बात है, विष्णु तिवारी का केस आया, आप गूगल पे सर्च कीजिए आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये बंदे को 20 साल तक जेल में रख दिया गया। 20 साल किसी की जिंदगी का कोई छोटा मोटा समय नहीं होता और 20 साल बाद ये पाया गया कि ये निर्दोष था। इस पे जो चार्जेस लगाए गए थे लड़कियों के द्वारा, औरतों के द्वारा, ये बेबुनियाद थे, इसका कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं था। आप बताएं कि 20 साल तक इसकी जो जिंदगी आपने नर्क बना दी, क्या वो वापस हो सकती है? नहीं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस महिला ने लॉ का मिसयूज किया। जो लॉ उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की बात करता है उसका मिसयूज हुआ। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 498A। सेक्शन 498A ऑफ द आईपीसी, ये जो प्रोविजन है ये पूरे आईपीसी का सबसे ज्यादा मिसयूज सेक्शन है। यदि किसी सेक्शन का मिसयूज सबसे ज्यादा हुआ है आईपीसी में तो उसमें से 498A। ये कहता है क्रूअलिटी, आप इन्फ्लिक्ट करते हैं क्रूअलिटी, उसके बारे में बात करता है। कहता है कि हस्बैंड या उसके रिलेटिव यदि क्रूअलिटी करते हैं अपनी वाइफ पे या कोई दूसरे रिलेटिव इनकी वाइफ पे, तो उस सिचुएशन में 498A अट्रैक्ट होता है। मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। 498 में जो रिलेटिव का यहां पे इस्तेमाल किया गया है, इसमें ऐसे ऐसे केसेस हैं कि आपके फैमिली मेंबर्स यूएस में रहते हैं, 2-4 दिन के लिए आए अपने घर इंडिया में कुछ काम से, किसी की शादी थी, किसी की कुछ और बात थी, और जब आपने 498 लगाया तो सारे फैमिली मेंबर्स वाले का नाम उसमें डाल दिया। अब क्या है, यूएस जा रहा है नोटिस कि उसे बुलाया जाए और उसे गिरफ्तार किया जाए। सारे मेंबर्स, सबका नाम दिया, सास ससुर बच्चा बूढ़ा सबका नाम दे दिया, सबको पुलिस पकड़ करके जेल में बंद कर देती है। ये जबरदस्त मिसयूज होता है इसका। 4 दिन के लिए जो आया उसका भी नाम दे दिया और उसको भी अब लीगल कंसिक्वेंसेस का सामना करना पड़ रहा है। कुछ और प्रैक्टिकल बातें करते हैं जो शायद आपको कहीं और नहीं मिले। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, जब भी कोई ऐसा मामला आता है, जब डिफरेंस हो जाते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में, डिवोर्स की यदि हम बात कर लेते हैं, ये हो गया, तो जैसे ही फाइल करोगे आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सामने वाली वाइफ की तरफ से 3-4 केस तो वैसे ही गिफ्ट में मिल जाएगा आपको। डीवी एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस लगना ही लगना है, कुछ भी करो। डॉरी एक्ट लगना ही लगना है, तुम चाहे डॉरी लिए हो नहीं लिए हो फर्क नहीं पड़ता, लगना ही लगना है। 498A लगना ही लगना है। मतलब ये एक तरीके से इस तरीके से बन गया है आजकल कि आप जहां भी लीगल एक्शन लेना शुरू करेंगे 3-4 केसेस तो 100% है उधर से लग गया। ये क्या हुआ? ये मिसयूज ऑफ लॉ है, लॉ का मिसयूज है महिलाओं के द्वारा, जबरदस्त मिसयूज है। इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं। आजकल एक नया मिसयूज चल रहा है मार्केट में और इसके लगातार केसेस मेरे पास आ रहे हैं, मेरे पास वीडियोस भी पड़े हैं। मैं प्राइवेसी की वजह से मैं इस वीडियो को यहां पे लगा नहीं सकता, और इसका नाम है सेक्सटॉर्शन। क्या है जी? एक्सटॉर्शन करते हैं लड़कियां, आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगी, आप उसे एक्सेप्ट कर लोगे, उसके बाद बातचीत बढ़ेगी, उसके बाद वो सेड्यूस कर लेगी आपको। उसके बाद क्या होगा कि वो कहेगी चलो वीडियो कॉल करते हैं। वीडियो कॉल करने के लिए आप रेडी हो जाओगे। जैसे ही वीडियो कॉल आप करोगे, सामने से आपको दिखेगा कि सामने जो लड़की थी वो बेसिकली क्लॉथलेस है, नग्न है, नंगी है, और उसके बाद वो स्क्रीनशॉट ले लेगी या वीडियो रिकॉर्ड कर लेगी आपका, और उसके बाद उस क्लिप को वो शेयर करना शुरू कर देगी, आपको परेशान करेगी, आपको इंटिमिडेट करेगी, आपको थ्रेट करेगी कि आप यदि इतना 1000 इतना लाख रुपया नहीं दोगे तो आपकी फैमिली मेंबर्स को शेयर कर देंगे। कई सारे एग्जांपल्स हैं, कुछ ऐसे केसेस हैं, प्रैक्टिकल में बता रहा हूं, कहीं नहीं मिलने वाला, हमारा हर दिन का काम है इसलिए मैं बता रहा हूं। आपको कुछ ऐसे केसेस मिलेंगे जिसमें लड़कियां कहेगी कि ठीक है हम लोग बात करते हैं, बात हुआ सोशल मीडिया पे, उसके बाद कहेगी कि चलो ठीक है होटल में चलते हैं। आप कहोगे ठीक है चलते हैं कोई बात नहीं, और वहां पे जब जाएगी तो फिर बोलेगी कि आप अपने नाम से बुक करा लो, बुक करा लिया आपने होटल, वो गई, और जो भी चीजें होती है वो सब वो हो ही रहा है कि इसी बीच में आपका गेट नॉक होगा, और जब नॉक होगा तो और भी 10 लोग आ जाएंगे कैमरा वैमरा सब लेकर के, और पूरा फोटो वोटो खींच लेंगे। पूरा सेट होता है, पूरा जत्था होता है इनका आपको इंटिमिडेट करने के लिए। उसके बाद कहेंगे कि भाई 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख जैसा जिसका हैसियत है, पैसा आप दो, नहीं तो ये फोटो आपके गांव में छपवा देंगे। इस तरीके की चीजें धड़ल्ले से हो रही है, जबरदस्त हो रही है, जो कि एक लॉ का मिसयूज है। लड़कियों के नाम पे जो इस तरीके का आप धंधा कर रहे हैं, ये एक मिसयूज ऑफ लॉ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और दिक्कत यह है कि हमारा जो परसेप्शन है, पब्लिक परसेप्शन, वो हमेशा लड़कियों के पक्ष में होता है। लॉ का जो परसेप्शन है, लॉ का जो प्रिजम्पशन है, मैंने बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करी, लड़कियों के पक्ष में होता है। हालांकि इस बात पे आर्ग्यू हो सकता है कि आखिर बर्डन ऑफ प्रूफ को शिफ्ट क्यों किया गया, इसके पीछे अलग जूरिस्प्रूडेंस है, कभी और हम जरूर बात करेंगे उस पर, आज हम इस पे बात नहीं कर रहे हैं। हमारे पास कई एग्जांपल्स हैं। अभी हमने देखा पिज्जा वाला जो केस था, मार करके अपना नाक वाक फोड़ ली,
उसके बाद जो है कह दिया कि ऐसे कर दिया पिज्जा वाला डिलीवरी वाला वॉइस, और बाद में पता चला कि सच्चाई कुछ और था। तो ये बेसिकली उस पोजीशन का मिसयूज है। हालांकि कुछ लोग मीडिया हाउसेस ये कह रहे हैं कि ये फेमिनिज्म जो है गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। मैं इसे फेमिनिज्म नहीं मानता। फेमिनिज्म एक मूवमेंट है जिसमें हम महिलाओं को प्रोटेक्शन की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं। मैं इस पार्टिकुलर इंसिडेंट को फेमिनिज्म से नहीं जोड़ना चाहता। दोनों अलग अलग चीज है, और इस सिचुएशन में किसी पार्टिकुलर केस को लेकर के पूरे फेमिनिज्म को जोड़ना लॉजिकल बात नहीं होगी। फिर एक क्वेश्चन जो आपने पूछा है कि यदि वो पलट करके मार देता तब क्या होता। इस ड्राइवर को जो 25 झापड़ लगे, यदि वो एक भी झापड़ यदि पलट करके मार देता तो क्या होता। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, फिर से सबसे पहले तो पुलिस उसे पकड़ करके डाल देती और 4-5 सेक्शन वैसे ही गिफ्ट में लगा देती। आपने देखा ये बंदा कुछ भी नहीं किया। ये केस एक एप्ट एग्जांपल है कि आखिर रूल ऑफ लॉ में चीजें किस तरीके से होनी चाहिए। रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि रूल ऑफ लॉ की सुप्रीमेसी है, लॉ सबसे सुप्रीम है, और लॉ ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति आपको थप्पड़ मार रहा है, आप पलट करके नहीं मारो, आप इसका कंप्लेन करो। ये ड्राइवर वही काम किया। हो सकता है कि इसको जानकारी लॉ की नहीं हो, लेकिन फिर भी ये एक एप्ट एग्जांपल है, आप इससे सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो सकता है कि साहब ये थप्पड़ मार रही थी, चलो ड्राइवर ने कुछ नहीं किया। यदि इसके हाथ में चाकू होता और चाकू मारना शुरू कर देती तो क्या ड्राइवर चुपचाप वहां पे खड़ा रह करके चाकू खाता रहता? नहीं, लॉ ऐसा नहीं कहता। चाहे थप्पड़ हो, चाकू हो, बंदूक हो, फर्क नहीं पड़ता। राइट टू सेल्फ डिफेंस हर व्यक्ति का अधिकार है। अपने आप को प्रोटेक्ट करने का अधिकार हर व्यक्ति को है, चाहे वो महिला रहे, पुरुष रहे, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। उस पार्टिकुलर सिचुएशन में यदि आप चाहें तो अपने सेल्फ डिफेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बस 2 बात याद आपको रखना होगा। पहला तो ये कि जिस मैग्नीट्यूड से आप पे फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, आप भी उसी मैग्नीट्यूड में फोर्स का इस्तेमाल करें। मतलब यदि कोई थप्पड़ आप पे मार रहा है तो आप उसे बंदूक से नहीं मार सकते, उसे चाकू से नहीं मार सकते। एक प्रोपोर्शनल फोर्स का होना जरूरी है, तभी आप सेल्फ डिफेंस को जस्टिफाई कर पाएंगे। दूसरा इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा यह कहता है कि आप सेल्फ डिफेंस का इस्तेमाल तभी करें जब पब्लिक ऑफिसर्स के पास रिकॉर्ड्स लेने का समय आपके पास नहीं हो, इतना जरूरी हो कि आप खुद ही जस्टिस अपना देने के लिए मजबूर हो जाएं। उस सिचुएशन में यहां पे ये केस नहीं था। यहां पे सामने पुलिस भी था, वो बात अलग है कि उन्होंने अपना ड्यूटी ढंग से पूरा नहीं किया और इसी को पकड़ करके जेल में बंद कर दिया, वो अलग बात है। पुलिस के बारे में क्या बोलूं, आपको सब पता है, जग जाहिर है। उनके बारे में बोलना अपना समय बर्बाद करना है, उनको छोड़ दीजिए। यदि कोई प्रोफेशन में सबसे ज्यादा इनकम्पिटेंट कोई है तो पुलिस है। ये बात करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। एक एग्जाम्पल नहीं है, 100 एग्जाम्पल तो मैं अभी गिना दूं, लेकिन कोई फायदा नहीं होना, छोड़ते हैं इसको। अब एक और बात है, हो सकता है कि आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा हो कि सिर्फ महिलाएं ही लॉ का जबरदस्त मिसयूज करती है। ऐसी बात नहीं है, पुरुष भी कोई दूध से धुले तो है नहीं। कुछ एग्जाम्पल्स हम उनके लिए भी ले लें। हम बात शुरू करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। पहला काम आपने किया, सती प्रथा। क्या था सती प्रथा में? महिलाओं को, जो उसकी वाइफ थी, लीगली मैरिड वाइफ, उसको आप जिंदा जला देते थे। इससे बड़ा घिनौना कोई काम तो हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा कोई अनलॉफुल काम तो हो ही नहीं सकता। एक एग्जाम्पल मैंने देने का प्रयास किया है। दूसरा एग्जाम्पल फिर से हम देते हैं, प्रॉपर्टी राइट्स। हमने महिलाओं को, बेटियों को बाप के प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया। अब रिसेंटली जाकर के कोर्ट ने इसे स्वीकार किया। हम इसे कोपार्टनर नहीं मानते थे, रिसेंटली हमने इसे मानना शुरू कर दिया, और अब हम कहते हैं कि हाँ ठीक है, आपकी भी हिस्सेदारी होगी। क्यों नहीं दिया था आपने? क्या सोच करके नहीं दिया था? इस बात से साफ झलकता है कि आपने सदियों से महिलाओं पर अत्याचार किया है। आप कोई दूध से धुले नहीं है, इस बात का भी जिक्र जरूरी है। हम एग्जाम्पल करते हैं ट्रिपल तलाक की। अभी ट्रिपल तलाक एक्ट आया, क्या प्रॉब्लम था भाई? सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था इसमें? इस तरीके के भी केसेस आए कि हस्बैंड रह रहा दुबई में, औरत है इंडिया में, उसकी वाइफ। हस्बैंड अब कहता है कि मैंने तुम्हें 4 साल पहले ही तलाक दे दिया है। कैसे? पता ही नहीं है। बोला कि मैंने तो 4 साल पहले ही तलाक तुम्हें दे दिया था। इस तरीके की बात। मैटर कोर्ट में गया, कोर्ट ने पूछा कि क्या तुमने कम्युनिकेट किया था? हस्बैंड कहता है कि हमने कम्युनिकेट नहीं किया इस चीज को अपने वाइफ को, लेकिन हमने तो 4 साल पहले इसे तलाक दे दिया। देखिए हमारे पास विटनेस है, मैं इसके समक्ष आ करके उनको तलाक दिया है। विटनेस को बुलाया गया, विटनेस कहता हाँ जी 4 साल पहले तलाक मिल गया। अब तलाक मिल गया तो पत्नी को कम्युनिकेट कौन करेगा? ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। तो कह रहा नहीं, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, हमें ये चीज नहीं बताया गया है, हमने बस देना है, विटनेस के समक्ष देना है, दैट्स ऑल, काम खत्म। कोर्ट ने बोला नथिंग डूइंग, जाओ तेल लेने। नहीं होने वाला, कम्युनिकेशन करना जरूरी है। और इस तरीके से शुरुआत हुई केस की, और लगातार कई सारे केसेस कोर्ट में जब जाने शुरू हुए, तब जाकर के प्रेशर बना और कोर्ट इन महिलाओं को जस्टिस दिया। और फिर अब ट्रिपल तलाक एक्ट के रूप में हम अलग अलग लॉ देख रहे हैं, जिसमें इन महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार मैन के द्वारा हो रहा था उसको रिड्यूस करने का प्रयास किया। मैं खत्म करने की बात नहीं करता हूं, खत्म तो होगा ही नहीं, ये दिमाग में जो घुस गया है वो खत्म नहीं होने वाला, लेकिन इसे रिड्यूस करने का प्रयास जरूर किया। हम कुछ और एग्जांपल की बात करते हैं। यदि यूएन के कुछ रिपोर्ट की आप माने तो कहता है कि ऐसे 90% से ज्यादा जो वेल्थ है, वेल्थ धन, वो धन महिलाओं के पास नहीं, पुरुषों के नाम है। यदि वर्ल्ड पॉपुलेशन का लगभग 50% जो आबादी है महिलाओं की है, तो 90% से ज्यादा वेल्थ मैन के पास कैसे आ गया भाई? ऐसा कैसे हो गया? मतलब ये हुआ कि हिस्टोरिकली आपने जरूर कुछ पंगा किया है। यदि हम बात करें आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 की, तो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली कहता है
कि स्टेट यदि चाहे तो महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से रूल बना सकता है, अलग से लॉ बना सकता है उनको अपलिफ्ट करने के लिए। कई सारे स्टेट में आपने देखा होगा महिलाओं के लिए सीट रिजर्व है, ये रिजर्व है, वो रिजर्व है। वो किस लिए है? क्योंकि आपने सदियों से उन्हें प्रताड़ित किया है, उन्हें परेशान किया है, उनको उनका हक नहीं दिया है। तो जाहिर सी बात है वो उसके हकदार हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन अगेन इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं सोचें कि आपने मिसयूज नहीं किया है, आप भी करते हैं। हम एग्जाम्पल डॉरी एक्ट की बात करते हैं। डॉरी एक्ट हमारे पास लॉ बन गए, कहते हैं कि आप दहेज नहीं लेंगे। आप अपने घर वालों से जरा पूछ लीजिए, अपने पड़ोसियों से पूछ लीजिए, क्या वो दहेज नहीं लिए हैं? तो लॉ है जो ये कहता है कि दहेज लेना और देना दोनों पाप है, और आप क्या कर रहे हैं? दहेज फिर भी ले रहे हैं। तो मिसयूज सिर्फ लड़कियां कर रही है, ऐसा कहना बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। आप भी वही काम करते हैं। तो यहां पे उस तरीके से नहीं देखें कि लड़कियां ही सब गुनाहगार हैं। बस मेरे पास बहुत भरे पड़े हैं एग्जांपल्स की यदि हम बात करें। अभी एक केस आया जिसमें जींस पहनने के लिए आप उस लड़की को मार दिया, सिर्फ इतनी सी बात पे कि वो लड़की जींस पहनेगी, और इसके लिए उसकी जिंदगी आपने खत्म कर दी। क्या है ये? लॉ का मिसयूज नहीं है? कौन सा लॉ ऐसा कहता है कि जींस पहनने के लिए लड़कियों को आप मार सकते हैं? कौन सा ऐसा लॉ कहता है कि लड़कियां जींस नहीं पहन सकती? बड़े बड़े सीएम कह रहे हैं कि ये फटा हुआ जींस नहीं पहने, जो घुटने के पास फटा होता है, पता नहीं रिग जींस है, पता नहीं क्या कहते हैं। तो इस तरीके की बातें जब आप करते हैं तो आपकी मेंटालिटी झलकती है। तो सिर्फ ये कह लेना कि लड़कियां मिसयूज करती है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। अब अगला हमारा क्वेश्चन हो सकता है कि आखिर हमें किस तरीके से, किस अप्रोच से इसे डील करना चाहिए। देखिए मेरी मानिए तो मुझे लगता है कि इन तमाम केसेस में हमें इंडिविजुअल लेवल पे, केस टू केस बेसिस पे जाकर के इसका अध्ययन करना चाहिए। देखना चाहिए कि इस पार्टिकुलर केस में किसकी गलती है। इस पार्टिकुलर केस की यदि बात करें तो इस लड़की की गलती साफ साफ झलक रही है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप पूरे लड़कियों को, जितनी महिलाएं हैं सबको आप ये कहते हैं कि ये लोग तो सब ऐसा ही करती है। ये कहना मुनासिब नहीं होगा। ऑब्जेक्टिवली डील करें, इसको ऑब्जर्व करें ऑब्जेक्टिवली, पार्टिकुलर केस में क्या हुआ और उसके अकॉर्डिंग जो है निर्णय करें। एक और बात आपको ध्यान में रखना होगा, यदि कोई गलत कर रहा हो तो आपको उस एक्ट का कभी जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। जैसे अभी कुछ लड़कियां इसको जस्टिफाई कर रही हैं, ये बात गलत है। लड़की जरूर है, लेकिन लड़कियों के गलत एक्ट को जस्टिफाई करना एक सबसे बड़ा दिक्कत वाली बात है। ठीक उसी प्रकार से, जिस तरीके से यदि कोई मैन गलती करता है और मैन उसको जस्टिफाई करने लगे कि हाँ जी ऐसे किया वैसे किया, ठीक नहीं है। इंडिविजुअल बेसिस पे, केस टू केस बेसिस पे उसको देखें, ऑब्जर्व करें, अपना विवेक का इस्तेमाल करें और उसके बाद सोचें कि क्या इस पार्टिकुलर फ्रेमवर्क में किसकी गलती है। यदि हम इस पार्टिकुलर केस की बात करें, इस पार्टिकुलर केस में इस लड़की की गलती है। आपको कोई अधिकार नहीं देता कि आप बीच सड़क पे लॉ को अपने हाथ में ले लें। लॉ को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। आपने उसे जो थप्पड़ मारा है ये बिल्कुल जायज नहीं है, नाजायज है, लॉ का मिसयूज है, लॉ को अपने हाथ में लेने वाली बात है, जो कि मैं इसे गलत मानता हूं। और इस गलत काम करने के लिए, जैसा कि अब हम देख रहे हैं कि पुलिस के द्वारा बहुत सारे प्रोविजंस में इनके ऊपर बुक किया गया है। किसी और वीडियो में हम प्रोविजंस की भी बात कर लेंगे और वहां पे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने ये समझने का प्रयास किया है कि हमें कोई भी चीज को ऑब्जेक्टिवली देखना चाहिए, उस पार्टिकुलर फ्रेमवर्क में देखना चाहिए और उसके बाद निर्णय लेना चाहिए। उसके बाद अपने आप को कन्विंस करना चाहिए कि अच्छा इस पार्टिकुलर केस में ऐसा हो गया। तो इसे मैं एक होलिस्टिक रूप से समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूं कि इस छोटे से वीडियो में आपको जरूर कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। यदि ऐसा है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके का ऑथेंटिक लीगल जानकारी आपके डोरस्टेप तक मैं पहुंचाता रहूं। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।